हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट इस चैप्टर के एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करो और आप लोग साथ में कॉपी और पेन लेकर ज़रूर आप लोग बैठो और ख़ुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगर सोल्व ना हो तो आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और आप लोगों को आंसर को समझनी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कैनल रेज, यानी जो कैनल रे है ये क्या है। तो कैनल रेज आर पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन। अगर आप लोग उसको पूछे कि कैनल रे है क्या, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का क्या है, रेडिएशन। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो कैनल जो रे है ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर क्या है आप लोगों को बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज प्रोटॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। दे वर डिस्कवर बाई गोल्डस्टीन इन 1886। और कैनल रे को जो डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, गोल्डस्टीन, जिसे 1886 में डिस्कवर किया था। तो आप लोग बात समझ में आ गई कि कैनल रे है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, जिसका डिस्कवर कौन किया था, गोल्डस्टीन। और कैनल रेज को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। क्वेश्चन नंबर जो 2 बोल रहा है कि अगर कोई एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है तो क्या इसके पास चार्ज होगा। तो सबसे पहले जो समझते हैं लैंग्वेज को, फिर मैं आप लोग को ईजी वे में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो जैसा कि मालूम है कि एन इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन है किस तरह चार्ज पार्टिकल है आप लोगों को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। वेयर एज ए प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और कोई जो प्रोटॉन है एक किस तरह चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव। द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर चार्जेज इज इक्वल। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल पे चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। Therefore, an atom containing 1 electron and 1 proton will not carry any charge। इसका मतलब क्या है कि अगर एटम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। वो भी इसी बात है, एक नेगेटिव होगा दूसरा सेम पॉजिटिव होगा मैग्नीट्यूड में, तो आपका दोनों कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो कोई अगर एटम अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, उसके पास जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। यही आपका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो कहता है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। तो कहता है कि थॉमसन के अकॉर्डिंग कोई जो एटम है वो न्यूट्रल क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करें, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यानी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कहता है कि अगर कोई एटम है तो उसके पास जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स स्फीयर। इसमें क्या कहता है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किस में एम्बेडेड हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में। दिज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो कहता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है। बाई द काउंटर बैलेंसिंग एक्ट है ना, दे मेक द एटम है न्यूट्रल। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि होल जो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सिंपली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि थॉमसन मॉडल में सिंपली ये बताया गया कि आपका कोई भी अगर एटम है तो उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब दोनों पे अगर किया जाए तो नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो जब नेट चार्ज 0 होगा तो एटम आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड का जो मॉडल है एक और है ना, विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो इसमें क्या है कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस की एटम में प्रेजेंट है। तो क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ
फोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड का जो एटम का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन को सबको पता है कि प्रोटॉन किस तरह का पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सबको पता है कि अगर कोई न्यूक्लियस है, तो अगर कोई एटम है तो एटम के जो न्यूक्लियस में कौन चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन किस तरह का चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ड्रॉ स्केच अ बोर मॉडल ऑफ एटम विथ 3 सेल्स। कहता है कि हम लोगों को बोर मॉडल ऑफ एटम को ड्रॉ करना है, इसमें जब तक 3 सेल हो। तो ये आपका सिंपली आपका ये बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक का डायग्राम है। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या रहता है, एन इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और कौन सा तुम लोगों को फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं के सेल, एल सेल। फर्स्ट को बोलते हैं के सेल, सेकंड वाले को बोलते हैं एल सेल, थर्ड को बॉडी को बोलते हैं एन सेल, और ये आपका फोर्थ है। तो इस तरह का बोर मॉडल एटम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ए ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल्स आ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉयल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। इसमें क्या है कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि इफ़ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग आपका फॉयल ऑफ ए मेटल रेदर देन गोल्ड। कहता है कि अल्फा स्कैटरिंग अगर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए, है ना, गोल्ड को छोड़कर, देयर विड बी नो चेंज इन ऑब्जर्वेशन इफ़ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ए गोल्ड फॉयल्स वाज टेकन। इसमें क्या है कि अल्फा जब स्कैटरिंग जब किया गया था तो उस केस में आपका जो फॉयल लिया गया था किसका था, गोल्ड का। बिकॉज गोल्ड इज ए मेलिएबल, इस केस में इसलिए लिया गया था गोल्ड को, गोल्ड क्या है, मेलिएबल है, एंड ए थिन फॉयल ऑफ गोल्ड कैन बी इजिली मेड। और इस केस में क्या है कि जो पतली जो है आपका गोल्ड को हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, पतली एक, और जिसे आप चादर भी कह सकते हैं, प्लेट भी कह सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सच फॉयल्स फ्रॉम द अदर्स मेटल्स। और वो जो पतली जो चादर है गोल्ड की, वो किसी और से मेटल में बनाने के लिए काफ़ी क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपका अल्फा स्कैटरी में गोल्ड और प्लेट का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नेम ऑफ द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो कहता है किसी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम क्या होगा। तो द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो कहता है किसी एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटॉन, सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और थर्ड क्या होगा, न्यूट्रॉन। ये सब क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। तो कहता है हीलियम जो एटम है इसका एटॉमिक मास कितना है, 4u, और एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। और इसके न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो कहता है इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन होगा। तो हीलियम हैज और 2 न्यूट्रॉन्स, है ना। हीलियम के पास कितने न्यूट्रॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन। द मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो कहता है कि अगर किसी एटम का क्या निकालना है, मास निकालना है। इसका मतलब क्या है, जब भी अगर मास निकालो तो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड आपका न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों के सम होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। सिंस हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन्स, तो मास कंट्रीब्यूटेड बाई 2 प्रोटॉन्स आपका 2u हो गया, एंड रिमेनिंग मास कितना हो गया, 2 इज कंट्रीब्यूटेड बाई आपका न्यूट्रॉन्स। इसको आप लोग देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल ऑफ क्वेश्चंस हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो कार्बन और सोडियम एटम में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम इज 6। कार्बन एटम में जो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम इज गिवन बाई, द फर्स्ट ऑर्बिट में के सेल में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और सेकंड ऑर्बिट एल सेल में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, फर्स्ट में आपका 2, फिर एल में आपका 8, फिर आपका जो बच गया लास्ट में आपका एन सेल दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना इलेक्ट्रॉन का सोडियम हो गया आपका 2, 8, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ़ के एंड एल सेल्स ऑफ एटम आर फुल, कहता है कि अगर किसी एटम का के और एल सेल फुल है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो कहता है कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तब इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी मालूम है। द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन ऑक्यूपाई के सेल एंड एल सेल आपका 2 एंड 8। सबको पता है कि फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितना हो जाता है, 8 आपका ऑक्यूपाई कर सकता है। देयरफॉर के एंड एल सेल ऑफ एटम इज फुल, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 + 8 कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम का हम लोग वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सिंपल आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, इस वाले प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते हो। इसको खुद से भी समझ सकते हैं, सबसे पहले खुद आप लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद इसको है ना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8। कहता है किसी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन कितना 8 है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8। तो प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ एटम। तो कहता है कि इसके पास कितना एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक चार्ज कितना होगा। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देयरफॉर द एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका 8 होगा। देखो सबको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जब भी निकालना होता है तो सिंपली ये फाइंड आउट करो कि उस एटम के पास कितने प्रोटॉन हैं। तो अगर प्रोटॉन अगर 8 है तो इसके पास एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें कि सेकंड इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज कितना होगा, 0 होगा, सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। इस केस में आपका 8 अगर इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन भी है, तो इस केस में आपका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, यानी इसको बोल सकते हैं क्या है, न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड द मास नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। तो मास नंबर जब भी अगर निकालना ऑक्सीजन का तो क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब भी अगर निकालना किसी एटम का तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा, मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 ही होता है ऑक्सीजन में, और न्यूट्रॉन भी कितना होता है, 8 ही होता है, तो कितना आ जाएगा, 16। और मास नंबर सल्फर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो 16 + 16 कितना आ जाएगा, 32। यानी सल्फ़र का 32 होता है मास नंबर और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल एच डी एंड टी और टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड ईच अदर। तो एच है तो एच के पास 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, डी के पास 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ द आइसोटोप एंड आइसोबार। तो सबसे पहले क्या आता है, कार्बन के 2 आइसोटोप बहुत फेमस है, C6H12 और C6 आपका H14। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कार्बन के आइसोटोप है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,4 हो जाएगा 12 का, और इसका कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 4। इसके देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। इसको आप लोग मेंशन कर लोगे कि आइसोटोप्स है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अगर कैल्शियम की अगर बात करें और आर्गन की बात करें, दोनों आपका क्या आइसोबार है ना, आइसोबार है। देखो आइसोबार का क्या होता है कि ऊपर का क्या मास नंबर सेम होता है ऊपर, ठीक है। और इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का कितना होगा, 2882 और आर्गन कितना होगा, 288। इसको आप लोग ध्यान कर लोगे तो यहाँ से बात और ध्यान कर लोगे कि आइसोबार का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अलग अलग होता है, और आइसोटोप का क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या करना है, हम लोग कंपेयर करना है प्रॉपर्टी। तो कंपेयर करते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। लेकिन जो प्रोटॉन है किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज।
जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल मतलब होता है, मतलब इसको चार्ज पार्टिकल की चार्ज कितना होता है, 0। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर नेग्लिजिबल, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है काफ़ी कम होता है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या बोल रहा है कि जो प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कितना गुना ज़्यादा है, 2000 गुना ज़्यादा है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और बोल रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है दोनों क्या है, सेम है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो कहता है कि जो जे थॉमसन एटम का जो मॉडल जो बताए थे थॉमसन साहब ने, तो उसका लिमिटेशन क्या है। तो सर अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो थॉमसन साहब ने बताया था कि जो आपका एटम है ये आपका स्फेरिकल है, जिसके अंदर क्या है आपका एक पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है इसमें भरा गया है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड किया गया है, ठीक है। हाउएवर we later find out the positive charge particles reside at the center of the atom called nucleus। लेकिन बाद में मालूम चला कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्या होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड लाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये आपका यहाँ तक इनका लिमिटेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो एटम का जो कंसेप्ट था वो क्या था। According to the Rutherford model of atom, electrons revolve around the nucleus in its orbit। तो कहता है रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है, बट एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट बी स्टेबल बिकॉज ड्यूरिंग रिवोल्यूशन इट विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। ड्यू टू एक्सेलरेशन द इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड फॉल इन टू द न्यूक्लियस। इन सच केस द एटम विल बी हाईली अनस्टेबल एंड कोलैप्स, उस वक्त कोलैप्स भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द बोर मॉडल ऑफ एटम। तो कहता है बोर का जो एटम का जो मॉडल था उसे एक्सप्लेन करें। तो बोर मॉडल ऑफ एटम है जिसे नील्स बोर प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स है ना रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ द एटम। तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स है इनका बोर का कि ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर नोन एज discrete orbits of electrons are allowed inside the atoms. While revolving this discrete orbit, the electrons do not radiate energy. These discrete orbits or cells are known as the following diagrams। तो ये आपका उन्होंने बोर ने ये आपका था इनका कि बीच में आपका ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा एटम का। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को डिनोट करते के से, फिर एल से, फिर एम से, फिर एन से। ये आपका ऑर्बिट नंबर यहाँ पर दिया गया था। ये आपका यहाँ पे तीनों जो मॉडल था आपका थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, ये आपको तीनों को यहाँ से कंपेयर किया गया। तो उसको आराम से ईजी वे में वीडियो को पॉज करके आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि मैं तीनों पॉइंट को ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो इसकी तरह के आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद हम लोग को ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, और इसके आप लोग एग्जाम्पल भी देने हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं एटॉमिक नंबर का। तो क्या कहता है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। देखो सिंपल से अगर कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोले कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल है कि नाइट्रोजन है 7 प्रोटॉन्स। कहता है कि नाइट्रोजन के पास अगर 7 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। यानी जितना जिस एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसके बाद क्या है, मास नंबर क्या है, द मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
देखो जब भी अगर मास नंबर पूछता है तो उस एटम के पास जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है, इन दोनों का जो सम करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड मास नंबर। इसमें फॉर एग्जांपल एटम ऑफ द बोरॉन हैज 5 प्रोटॉन्स, कहता है कि बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, इसके पास बोरॉन के पास कितने हो जाएंगे मास नंबर, 11 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आइसोटॉप्स, तो कहता है कि दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स एंड हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। तो आइसोटॉप का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम एलिमेंट्स है ना और सेम एटॉमिक नंबर। इस केस में क्या होता है, आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर आपका डिफरेंस है। और आइसोबार उल्टा हो जाता है। आइसोबार में क्या होता है कि जो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से कर लोगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज अ फुल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो कहता है कि यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूज करते हैं। और आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस। उसका 10 भी क्वेश्चंस नंबर ईजी है जो आप लोग ईजी वे में कर सकते हो। 11 नंबर भी वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से निकाल सकते हो। 12 नंबर भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें जो ट्रू फॉल्स है जो आप लोग आराम से ईजी वे में वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हो, जो कि बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करना है आप लोगों को कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी, तो ये सब क्वेश्चन है जो आप लोगों को ईजी वे में ऑलरेडी आप लोगों को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग सिंपल वे में इसको कर सकते हो। तो ये आपका एक चार्ट एक तरह का, ये भी एक तरह का चार्ट है जिसका आप लोग पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हो। तो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट किए एटॉमिक नंबर क्लास 9 का साइंस का टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप आगे आप लोगों को ऐसे काम करता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।